सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अनुपम आपके अपने चैनल एमएस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 8। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी क्या होती है। आज हम रेसिस्टिविटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, टॉपिक लिखते हैं आज का क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी में सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कौन कौन से मेटल वायर्स हैं जिनका हम यूज इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है तो सिल्वर हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। लिख लेते हैं, वी यूज copper and aluminum wires, copper and aluminum wires for the transmission of electricity, for the transmission of electricity. We use copper and aluminum wires for the transmission of electricity because conductivity of these metals are very high। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज, इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज रेसिस्टिविटी ऑफ दीज मेटल वायर्स, रेसिस्टिविटी ऑफ these metal wires, resistivity of these metal wires are very low। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा इन मेटल वायर्स का, इसलिए इसके इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये रेसिस्टिविटी जो होता है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस बेसिकली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता था। पहला हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, थर्ड हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी भी क्या इन चारों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि रेसिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड सेकंड इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। लिखते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर does not depends on its length and area of cross section, area of cross section, area of cross section। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है भाई? It only depends upon nature of the material of conductor, nature of material of the conductor
material of the conductor and its temperature ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर के बारे में मैंने क्या बताया था कि प्योर मेटल्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता है और घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटता है। लेकिन ऐसा मेटल एलॉयज के साथ नहीं होता। मेटल एलॉयज पे बेसिकली अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर, ठीक है, जिसके कारण उसका रेसिस्टेंस ना ही बढ़ता है ना घटता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। और एक बात मैंने और बताई थी कि रेसिस्टेंस अगर कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, एकदम जीरो हो जाए किसी कंडक्टर में, कंडक्टर किस तरह वर्क करने लगता है, सुपर कंडक्टर की तरह, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें आराम से पास हो सकती है बिना कोई झंझट के, बिना कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई रेसिस्टेंस ही नहीं होगा, तो बिना कोई झंझट के आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, क्या ध्यान देने लायक है कि ये देखो, ये 3 मेटल एलॉयज दिया है, मैंगनीन हो गया, कांस्टेंटन हो गया और नाइक्रोम हो गया। मैंगनीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम, ये तीनों मेटल एलॉयज का रेसिस्टिविटी जो होगा वो उनके मेटल से, जो जिन प्योर मेटल से मिलकर वो मेटल एलॉय बना है उससे बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब कि क्या, कॉपर, निकेल और मैंगनीज के रिस्पेक्ट में मैंगनीन का जो रेसिस्टिविटी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। कॉपर और निकेल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंटन का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा और ये चारों के रिस्पेक्ट में भी नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे का रेसिस्टिविटी, जैसे मैंगनीन में कौन कौन सा, कॉपर है, निकेल और मैग्नीज है, ठीक है, तो इन सबका रेसिस्टिविटी मिलकर ही इसका रेसिस्टिविटी बनता है। तो ये जब 3 या 4 मेटल्स का रेसिस्टिव 3 या 4 प्योर मेटल्स का रेसिस्टिविटी मिल जाएगा तो बहुत ही ज्यादा हाई रेसिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण इससे करंट बहुत ही स्लो पास होता है। और क्योंकि इस करंट स्लो पास होता है, इसका रीजन क्या है कि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो लिख लेते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ metal alloys are very much higher than the pure metals from which they are made up of, ठीक है। मतलब कि रेसिस्टिविटी मेटल एलॉयज की बहुत ही ज्यादा हायर होगी, किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में, जिनसे मिलकर ये मेटल एलॉयज बना हुआ है, ठीक है। इतना नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इरेज करूंगा फिर इसे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, पहला, द हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन एंड टोस्टर एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। व्हाई? बोल रहा है क्या, हीटिंग एलिमेंट्स या हीटिंग कॉइल्स। देख, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे कि आयरन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक केटल हो गया, वो उस समय क्या होता है, कुछ हीटिंग कॉइल्स या हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आयरन हमें करना होगा तो आयरन हम करंट से नहीं करते, हीट करके करते हैं, है ना। तो हीटिंग एलिमेंट्स का यूज होता है या हीटिंग कॉइल्स का यूज होता है किसमें, जैसे कि आयरन हो गया या टोस्टर हो गया, टोस्टर में भी क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट्स यूज होता है, ठीक है। तो वो सारा एलॉय का बना होता है, प्योर मेटल का नहीं। क्यों? अच्छा, एक बात तो जाहिर है कि अगर हम प्योर मेटल से हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे तो करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, झटका देगा, हीट होगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन करंट से शॉक लगेगा, है ना। तो शॉक लगेगा तो उसका तो हम यूज कर नहीं सकते, हमें कुछ ऐसा यूज करना होगा जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई हो। क्योंकि रेसिस्टिविटी जब बहुत ज्यादा हाई होगी तो इलेक्ट्रिक करंट जब उससे फ्लो होगा तो क्या करेगा, उसे हीट करेगा, ओनली उस एनर्जी को करंट में चेंज ना करके वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। करंट को क्या करेगा, पास नहीं होने देगा और उसे क्या करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जब जलाते हैं तो कुछ देर जब बल्ब ऑफ करोगे तो बल्ब को टच करना हो,
वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। और बल्ब जब जलता है तो लाइट एनर्जी में जो केमिकल एनर्जी होती है, जैसे बैटरी से अगर हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है, और वही केमिकल एनर्जी बल्ब में जाकर वो क्या बन जाती है, लाइट एनर्जी। और अगर वो हीट करती है तो हीट एनर्जी भी फॉर्म करती है, ठीक है। अगर फैन चलेगा तो फैन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसी तरह से देखो रेसिस्टिविटी जो एलॉय की होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है प्योर मेटल से। तो रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देगा, और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वो हॉट होते जाएगा। हॉट होने के कारण हम उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एन एलॉय डज नॉट बर्न इजीली और अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज रेड हॉट। इसका मतलब क्या है कि एलॉय कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ना तो वो जलेगा। जलेगा का मतलब वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, और ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो खराब नहीं होगा। कब, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए, जब बार बार इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, बार बार हीट होगा, और बार बार हीट होने से टेम्परेचर उसका बार बार बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बार बार बढ़ेगा तो क्या होगा, वो एक टाइम में रेड हॉट हो जाएगा। जब किसी मेटल को हम बार बार हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मेटल एलॉय है, मेटल को बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कलर चेंज हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब मेटल एलॉय रेड हॉट भी हो जाएगा तो भी वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, इसलिए हम एलॉय का यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स या हीटिंग कॉइल्स में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल एक्सेट्रा। व्हाई? क्या बोल रहा है कि नाइक्रोम एलॉय का हम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने में, या किसके लिए, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल और भी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर क्या दिया, वहां पर सारे एलॉयज के बारे में बात किया या नाइक्रोम के बारे में बात किया। तो फर्स्ट मैंने लिखा इसका आंसर क्या कि नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेसिस्टिविटी। नाइक्रोम की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। और सेकंड क्या, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर। और नाइक्रोम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। इसे नोट कर लोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टेंस, ठीक है। हमें एक बात बहुत ही क्लियरली पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो किसी कंडक्टर से पास होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम कांस्टेंट रखें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखें तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली फिर से डिपेंड किस पे करेगा, रेसिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, पहले उसे देखते हैं। क्या हमें पता है, एज वी नो दैट electric current flowing through a conductor, electric current flowing through a conductor, electric current flowing through a conductor depends on the potential difference and the resistance। अच्छा, ये तो बात हुई, लेकिन अब क्या बात हो रहा है कि अगर रेसिस्टर एक से ज्यादा हो या रेसिस्टेंस एक से ज्यादा हो, मतलब कि दो या दो से ज्यादा हो। अगर रेसिस्टर दो या दो से ज्यादा हो तो हम रेसिस्टर्स को सीरीज में या सर्किट में कैसे, सॉरी सीरीज नहीं, सर्किट में कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। रेसिस्टर्स अगर दो या दो से ज्यादा हो, यहाँ पर एक रेसिस्टर था इसलिए हमने कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया। लेकिन दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स होगा तो हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने का हमारे पास दो तरीका आएगा। क्या, एक तो सीरीज में कनेक्ट कर लो और एक पैरेलल कनेक्ट कर लो। अब सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। If we have to connect two or more than two resistors, ठीक है। अगर हमें दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स को इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हमें दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करना हो, ठीक है, देयर आर टू पॉसिबल वेज
there are two possible ways to connect them, कैसे कैसे? फर्स्ट हो जाएगा आपका इन सीरीज में कनेक्ट कर लो, और सेकंड हो जाएगा आपका इन पैरेलल, ठीक है? या तो सीरीज में कनेक्ट कर लो या तो पैरेलल में कनेक्ट कर लो। अब सीरीज में कनेक्ट कैसे करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम क्या लिखेंगे कि इन सीरीज में कहलाएगा किसे। अच्छा, इन सीरीज में कनेक्ट करने का, इन पैरेलल में कनेक्ट करने का जरूरत क्या पड़ा, है ना? सीरीज में कनेक्ट करने के लिए और पैरेलल में कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर हमें सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस को अगर हमें बढ़ाना हो सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, सारे रेसिस्टेंस को, जो जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हमारे पास होगा, सारे रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है? रेसिस्टेंस को अगर सर्किट में बढ़ाना होगा तो हम सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और सर्किट में अगर हमें रेसिस्टेंसेस को या रेसिस्टेंस को घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, सारे रेसिस्टेंसेस को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है? लिखते हैं पहले उसे। इफ we have to connect, if we have to increase total resistance बोलो या नेट रेसिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है? if we have to increase total resistance in an electric circuit, then all the individual resistances are to be connected in series, and if we have to decrease the total resistance in an electric circuit, then we have to connect all the individual resistors, in पैरेलल, ठीक है? इसे नोट कर लो। फिर मैं आगे चलूंगा, सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर सीरीज में कनेक्ट करके एक दो को दिखलाऊंगा, ठीक है? नोट कर लो इसे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने का सबसे बेहतर उपाय है कि दो या दो रेसिस्टर्स को अगर हमें सीरीज में कनेक्ट करना हो तो सारे को एंड टू एंड कनेक्ट करना पड़ेगा। लगातार एंड टू एंड सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर देंगे तो वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर हमें पैरेलल कनेक्ट करना हो तो पैरेलल कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स के बीच में ही सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। समझ शायद नहीं आ रहा होगा, मैं पहले इसे लिख देता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है? क्या है, if we have to connect two or more than two resistors in series, then it will be connected, then they will be connected, they should be connected, then they should be connected
end to end consequently मतलब लगातार जुड़ा रहे, ठीक है। जैसे कि दो रेसिस्टर्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दो रेसिस्टर्स को कंसीडर करते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया R1, ये रेसिस्टर्स हो गया R1, ठीक। और दूसरा रेसिस्टर्स ले लेते हैं, ये हो गया R2, ये क्या हो गया R2। अब हमें R1 और R2 दोनों रेसिस्टर्स को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेसिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे, ये हो गया R1 पहला, ठीक। और ये पॉइंट यहाँ से हम एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है। और दूसरा फिर यहीं से कनेक्ट करके एक ऐसे ये कनेक्ट कर, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2, ठीक है। तो हम ये क्या शो कर रहा है, टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। टू रेसिस्टर्स R1 and R2 are connected in series, ठीक है। दो रेसिस्टर है R1 और R2 जो सीरीज में कनेक्टेड है इसके। अब हम ये भी लिख लेते हैं कि पैरेलल हम कैसे कनेक्ट करेंगे। लिखते हैं इफ वी हैव टू कनेक्ट two or more than two resistors, two or more than two resistors in parallel, then they should be connected between same two points, दो पॉइंट्स के बीच में ही हमें क्या करना होगा, सारे रेसिस्टर्स को, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, R1 और R2 दो रेसिस्टर यहाँ दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हुआ आपका R1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका R2, ठीक है। हमें पैरेलल कनेक्ट करना हो तो दो पॉइंट्स के बीच में कैसे हो गया, कैसा हो गया, ये दो पॉइंट्स ए हो गया, ये बी हो गया। इसे मैं अच्छे से करना, ये हो गया, ये बी हो गया, दो पॉइंट्स हो गए दोनों। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2। R1 और R2 टू रेसिस्टर्स है जो दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। लिख देते हैं, टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्या है, टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो resistors R1 and R2 are connected in parallel between A and B, A और B के बीच में R1 और R2 को कनेक्ट किया गया है, नोट करो, ठीक।